हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव पाठशाला। तो यहाँ पर हम देखेंगे एक एक करके जो आपके ईवीएस का पेपर हुआ है यूपी टेट का, वो उसका प्रीवियस ईयर पेपर। और ये जो है पेपर वो 2017 का प्रीवियस ईयर पेपर है इन्वायरमेंट वाले पोर्शन का। तो यहाँ से 121 नंबर से उस सेट में जो मैंने सेट उठाया था उसमें 121 नंबर से ये क्वेश्चन स्टार्ट हुए थे। तो सिर्फ क्वेश्चन का आंसर बताते हुए आगे चलूँगी, क्योंकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो आपकी जो गलत करने की संभावना है वो न के बराबर हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 121 नंबर वाला क्वेश्चन है कि WWF यानी कि WWF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इसका फुल फॉर्म है। तो वर्ल्ड वाइड फंड जी नहीं, वर्ल्ड वर्ल्ड फॉर फंड जी नहीं, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड सी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी निकलती है कहाँ से? तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, या फिर उत्तराखंड ऑप्शन में हो तो उत्तराखंड। इस तरीके से जो भी ऑप्शन में हो उस ऑप्शन को प्रायोरिटी देते हुए आगे बढ़ेंगे। गंगोत्री ग्लेशियर से गंगा नदी निकलती है। बात करें हिमालय अरावली से कौन सी नदियों का उद्गम होता है? तो अरावली के क्षेत्रों से लूनी नदी का उद्गम होता है। वहीं लद्दाख ग्लेशियर में जो है श्योक नदी वगैरह जो है लद्दाख ग्लेशियर की तरफ पाई जाती हैं। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण को मापने संबंधित कार्य को करती है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये जो है भारत में मुख्य रूप से प्रदूषण को मापने का कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोटोपैक्सी जो है ज्वालामुखी ये कहाँ पर है? एक जागृत ज्वालामुखी है। ये भी प्रश्न बन सकता है कि कोटोपैक्सी किस प्रकार की ज्वालामुखी है? सक्रिय है, निष्क्रिय है, या फिर एक जागृत, या फिर एक सुसुप्त ज्वालामुखी है। तो किस प्रकार की है? तो ये जो कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कि अवस्थित है सिसिली द्वीप, हवाई द्वीप, एंडीज में, या फिर रॉकीज पे। ये जो है एंडीज पर्वतमाला पे अवस्थित है जो कोटोपैक्सी है, एंडीज इक्वाडोर में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 125 नंबर प्रश्न। तिब्बत में सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो तिब्बत में इसी सांगपो नदी को जब इस तरीके से ये भारत के अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है तो यहाँ पर इसको ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। आगे प्रश्न इस तरह से कैसे भी बन सकता है कि जब इसको ब्रह्मपुत्रा नदी कहाँ से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में जैसे ही प्रवेश करती है तुरंत इसको ब्रह्मपुत्रा नदी नहीं कहते हैं। जब इसमें लोहित नदी आकर के मिल जाती है तो इनके संगम पे जिसके आगे जब ये आगे बढ़ती है तब वहाँ से इसका नाम ब्रह्मपुत्रा पड़ता है। 126 नंबर प्रश्न है ध्रुव तारा कहा जाता है? उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पश्चिमी तारे को, या फिर पूर्वी तारे को? तो उत्तरी तारे को ध्रुव तारा के नाम से पुकारा जाता है। 127 नंबर प्रश्न है भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में होती है तो भारत में जो है सबसे पहला, यहाँ से प्रश्न इस तरीके से भी बन सकता है कि भारत में सबसे पहला बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र कौन सा है? तो पहला बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र की बात करें तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत में पहला बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ पर बाघों को संरक्षित करने के लिए ये पार्क जो है बनाया गया था। और ये जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, इसके ठीक बीचों बीच से कौन सी नदी जाती है? तो इसका नाम है रामगंगा नदी। इसके ठीक बीचों बीच से होकर जाती है। और टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है कैलाश शांगला को टाइगर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। तो इतनी पॉइंट्स थी इस क्वेश्चन से। अगर यहाँ से इस तरीके से अगर क्वेश्चन को रिलेट करके नेक्स्ट एग्जाम में पूछे तो वहाँ पर भी आप जो है उसको सही कर पाओ। आगे है 128 नंबर फूलों की घाटी अवस्थित है। तो ये फूलों की घाटी उत्तराखंड में अवस्थित है। यहीं पूछे कि शांत घाटी कहाँ अवस्थित है? तो शांत घाटी केरल में अवस्थित है। और ये दोनों घाटियाँ जो है वो हर एक एग्जाम में पूछी जाती हैं। कहीं अगर फूलों की घाटी दे तो उत्तराखंड, और शांत घाटी की बात करें तो शांति हमें जाकर के साउथ में मिलती है, यानी कि केरल के तरफ, यानी कि केरल में। 129 नंबर प्रश्न है एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या 206 होती है। अगर किशोरावस्था की बात करें तो 206 होती है, लेकिन जब बच्चा पैदा होता है, जब जन्म लेता है, उस समय अस्थियों की संख्या लगभग 270 होती है। जैसे जैसे वो बाल्यावस्था में जाता है उसकी हड्डियों में शाखाएं जो हैं बढ़ने लगती है और बाल्यावस्था तक 370 या फिर 350 तक हड्डी पहुंच जाती है। और उसके बाद बाल्यावस्था के बाद हड्डियां आपस में ज्वाइंट होने लगती हैं, सुदृढ़ होने लगती हैं, मजबूत होने लगती हैं। तो लास्ट में किशोरावस्था में आते आते हड्डियों की संख्या किशोरावस्था के बाद टोटल 206 हो जाती है, या फिर किशोरावस्था से ही हड्डियों की संख्या 206 हो जाती है। आगे है 130 नंबर प्रश्न ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? तो ये एडम्स डम्स में अवस्थित है ग्रीन पीस इंटरनेशनल इंटरनेशनल का मुख्यालय।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का प्रकाशीय चरण के दौरान किसका ऑक्सीकरण होता है और किसका अपचयन होता है। तो इसको इस तरीके से ट्रिक से याद करेंगे कि जब हम जल को पीते हैं तो हमारे अंदर ऑक्सीजन जाती है और हमारे अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी वगैरह आ जाती है। तो जैसे ही हम जल को पिए हमारे अंदर ऑक्सीजन आई, मतलब जल का ऑक्सीकरण होता है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ से करेक्ट है कि जल का ऑक्सीकरण होता है, कभी भी जल का अपचयन नहीं करेंगे। तो यहीं से हम ऑप्शन के थ्रू पकड़ लेंगे कि जल का ऑक्सीकरण, बाकी उसके आगे जो भी पूछा रहे डजेंट मैटर। 132 नंबर प्रश्न है, एलपीजी के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है। यह एक स्वच्छ ईंधन है, बिल्कुल सही। यह एक स्वच्छ ईंधन है, या फिर यह सत्य नहीं पूछा है तो ये जो है मीथेन उत्सर्जित करने वाला है। ये स्टेटमेंट इसका सत्य नहीं है। आगे है 133 नंबर प्रश्न, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की प्रजातियों की उत्पत्ति नामक पुस्तक की रचना किसने किया। इसकी रचना चार्ल्स डार्विन ने किया हुआ है। मेंडल को जाना जाता है अनुवांशिकी के जनक के लिए, रॉबर्ट हुक और फिर अरस्तु को भी अपने अपने क्षेत्रों में जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्धि मिली है। आगे है 134 नंबर प्रश्न, मकर रेखा कहाँ अवस्थित है। तो मकर रेखा इस तरीके से अगर ग्लोब देखें तो बीच में है विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री, उत्तर के तरफ 23.5 डिग्री साउथ, 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी कि उत्तर नॉर्थ है, और 23.5 डिग्री नीचे मकर रेखा पाई जाती है, तो 23.5 डिग्री साउथ। तो यहाँ पे पूछा है मकर रेखा कहाँ अवस्थित है, तो 23.5 डिग्री साउथ यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। 135 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। ये जो है नीदरलैंड हेग, या फिर ऑप्शन में हेग है तो भी सही है, ऑप्शन में नीदरलैंड है तो वो भी सही है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में हेग दिया हुआ है तो बी ऑप्शन करेक्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग में अवस्थित है। नेक्स्ट है 136 नंबर प्रश्न, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को कब अपनाया था, तो यहाँ पर राष्ट्रीय गान को संविधान सभा ने 20 जनवरी, 24 जनवरी, या फिर इसको इस तरीके से राष्ट्रीय गान न दे करके सीधे पूछ सकता है कि जनगण मनगढ़ को जो है संविधान सभा ने कब अपनाया था, तो 24 जनवरी 1950। राष्ट्रीय गान देगा तो भी 24 जनवरी, या फिर इसी को जनगण मनगढ़ लिख के अगर दे दे तो भी हमारा जवाब 24 जनवरी होगा, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय गीत या फिर राष्ट्रीय गान, जो हमारा राष्ट्रीय गान है वो जनगण मनगढ़ ही है। और यहाँ पे पूछ भी सकता है कि जनगण मनगढ़ को किसने लिखा था, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान की रचना किया था। और राष्ट्रीय गान को जो है गाने में 52 सेकंड लगता है, सभी को पता है। लेकिन संक्षिप्त समय में राष्ट्रीय गान को अगर पूछे कि संक्षिप्त समय में, आपात समय में जो है राष्ट्रीय गान को कितने टाइम में गाया जाता है, तो 20 सेकंड में गाया जाता है। अगर यहीं से प्रश्न इस तरीके से पूछे कि राष्ट्रीय गान को आपात टाइम में 20 सेकंड में गाया जाता है, तो क्या एकदम स्पीड में राष्ट्रीय गान को पढ़ा जाता है। जी नहीं, ऊपर के जो 2 लाइन होते हैं और जो नीचे के 2 लाइन होते हैं, सिर्फ उन्हीं को 20 सेकंड के अंतर्गत गाया जाता है, एक आपातकालीन कंडीशन में, एक विशेष कंडीशन में, संक्षिप्त अवधि में। नेक्स्ट है 137 नंबर प्रश्न, पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है, तो ये जो है अजमेर में आयोजित किया जाता है पुष्कर मेला। 138 नंबर प्रश्न है कि पराबैंगनी किरणों में सबसे अधिक हानिकारक कौन सी है। हानिकारक जो है सभी होती हैं, लेकिन सबसे अधिक हानिकारक पूछे तो यूवीसी पराबैंगनी किरणों का, और यूवीसी के मतलब अल्ट्रा वायलेट, इसका फुल फॉर्म है अल्ट्रा वायलेट किरण यानी कि पराबैंगनी किरण। 139 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, तो यहाँ पे जो फंजाई है, जो कवक है, वो अजैविक घटक नहीं है। गिर सेर परियोजना कहाँ पर अवस्थित है। गिर सेर परियोजना कहाँ अवस्थित है, ये जो है गुजरात में अवस्थित है। और ये जो परियोजना, ये जो है आपका एरिया, वो बाघ के लिए नहीं बल्कि बब्बर शेर के लिए फेमस है। आगे है एगमार्क का संबंध किससे है, तो गुणवत्ता से है। हम सभी देखते होंगे जब हमें कोई भी प्रोडक्ट मिलती है या फिर गोल्ड वगैरह लेने जाते हैं तो उसमें इस तरीके से एक मार्क बना रहता है, तो हम समझते हैं कि ये जो है काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी, इसकी जो क्वालिटी है वो अच्छी क्वालिटी है, तो गुणवत्ता के कारण ही एक मार्क का संबंध है। 142 नंबर प्रश्न है, और सैनिक जल प्रदूषण सर्वाधिक कहाँ पर पाया गया है, तो पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा और सैनिक से जल प्रदूषण पाया जाता है। वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया था, 1972 में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम को पारित किया गया था। उसके बाद 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर आया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। आगे है 145 नंबर प्रश्न, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? तो यूएसएसआर से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। डी ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल करेक्ट जवाब है। अगर ये भी है तो भी सही है, अगर रूस है तो भी सही है। 146 नंबर प्रश्न है, घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? वो मांसाहारी कहलाते हैं। आगे है, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के सबसे नजदीक है तो वो क्षोभ मंडल है। सबसे नजदीक क्षोभ मंडल, इसी को ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। फिर है समताप मंडल जिसको स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। उसके बाद मध्य मंडल मतलब मेसोस्फेयर। उसके बाद आयनोस्फेयर है, फिर जाकर के एक्सोस्फेयर यानी कि बहिर्मंडल अवस्थित है। आगे दिया है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 5 स्थायी सदस्य होते हैं। यहाँ पर इसका हेडक्वार्टर भी पूछ सकता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये जिनेवा में स्थित है। यहाँ से इस तरीके से भी पूछ सकता है कि यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई थी। यहाँ से ये भी पूछ सकता है कि कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की जाती है, जिसमें स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है। यहाँ पे ये भी पूछ सकता है कि अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो टोटल 10 जो है अस्थायी सदस्य हैं। आगे है 149 नंबर प्रश्न, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? राजस्थान में अवस्थित है। इसी राजस्थान में रणथंभौर राजस्थान में ही अवस्थित है। और एक है जो कि यहाँ पे अवस्थित है भरतपुर के क्षेत्रों में, जिसका नाम आगे है 150 नंबर प्रश्न, पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो सूर्य का प्रकाश जो है पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो इस तरीके से जो हमारा ये यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ था 2000 ये जो पेपर था वो 2000 यूपी टेट के 2017 का पेपर था, प्रीवियस ईयर का पेपर था। तो इसी तरीके से आप लोग जो है अगर यूपी टेट का एग्ज़ाम देना है तो प्रीवियस ईयर पेपर जितने भी हैं आप उसको सॉल्व करते जाओ, एक एक करके सेक्शन उठाओ। अगर इन्वायरमेंट उठाए हो तो पूरा इन्वायरमेंट पढ़ जाओ, अगर इसी तरीके से साइकोलॉजी उठाए हो तो साइकोलॉजी पूरा पढ़ जाओ, फिर मैथ्स सॉल्व करो तो पूरा मैथ्स सॉल्व कर जाओ, फिर देखो कि कितने आपके मार्क्स गेन हो पा रहे हैं। तो ये था हमारा 2017 का पेपर। नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे तो 2018 का पेपर जो है सॉल्व करेंगे।